जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी जो चैप्टर लेके आए हैं वो हम जैव विविधता के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों 10 प्रश्नों का संग्रह हम लेके आए हैं और देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि यूपीटेट सीटेट और लगभग पर्यावरण में दोस्तों आप सभी प्रश्न किए जा रहे हैं पर्यावरण से लेके, यानी किसी भी एग्जाम में पर्यावरण के प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? 6 जनवरी 2000 को, ब 2 दिसंबर 2002 को, या स 11 दिसंबर 2002 को, द 25 दिसंबर 2003 को। तो दोस्तों जो जैविक विविधता के संबंध में जो लोकसभा में विधेयक पारित किया गया था वो डेट था 2 दिसंबर 2002 को, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब सही हो जाएगा दोस्तों। 2 दिसंबर 2002 को ये पारित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जरा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है इसका? राष्ट्रीय जैविक विविधता नीति एवं कार्य रणनीति 6 जनवरी 2000 को जारी की गई, जिसका उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण और निरंतर प्रयोग के वर्तमान प्रयासों को पुष्ट करना है। जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में 2 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को 2002 को पारित हुई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में 2 दिसंबर को पारित हुई और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित हुई। दोस्तों जब ये 2002 के बाद, यानी इसके बाद तो जब 2002 में जब ये बनी थी उस समय तो खूब प्रश्न किए रहे होंगे कि लोकसभा में पहले कब पेश किया गया या राज्यसभा में। तो मगर अब करंट अफेयर तो रह नहीं गया है, आज से 18 साल पहले की बात है, लेकिन ये जरूर पूछता है कब किया जाएगा, कब किया गया था। आगे देखते हैं। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि भारत की विशाल जैव विविधता का संरक्षण, विदेशी संगठनों तथा लोगों को इसके एक पक्षीय प्रयोग से रोकना तथा जैव प्राइवेसी को कम को रोकना होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहने मतलब इसका मतलब ये था जैव विविधता जो होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैव विविधता अगर नहीं है तो समझिएगा वनीकरण और वृक्षारोपण का वो अवशेष जो होता है वो खत्म होता जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर आप लोगों ने पहले चैप्टर में हमारे पढ़ा था दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। विश्व में अब तक कितने तप्त स्थलों का पता लगाया जा चुका है? दोस्तों तप्त स्थल का मतलब है हॉट स्पॉट, यानी कुल जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट का पता लगाया जा चुका है? अ है 36, ब 30, स 35 और द 40। तो विश्व में कुल 36 यानी 36 तप्त स्थल को पता लगाया जा चुका है दोस्तों, यानी आंसर हो जाएगा अ सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। विश्व का कुल 1.4% यानी 1.4% भाग हॉट स्पॉट है, किंतु विश्व की 60% जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में तप्त स्थल की संकल्पना का सूत्रपात किया। विश्व में अभी तक 36 तप्त स्थलों का पता लगाया गया है। इनमें से 2 तप्त स्थल भारत में स्थित हैं। एक है पश्चिमी घाट तप्त स्थल, 2 है पूर्वी हिमालय तप्त स्थल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान दीजिएगा भारत में कहाँ कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किसको कहते हैं दोस्तों? जो गुजरात से लेकर जो कन्याकुमारी तक का इलाका है, जो आता है कि समुद्र किनारे वाला इलाका, उसी को बोलते हैं घाट, यानी पश्चिमी घाट। पश्चिम दिशा में है तो उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी पश्चिमी घाट को हम लोग बोलते हैं सह्याद्री के नाम से बोलते हैं। तो कभी पश्चिमी घाट अगर पेपर में ना आए तो उसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। ठीक है ना, तो सह्याद्री हमारा दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? सह्याद्री हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आप लोग देखना चाहते हो देखिए इस तरीके से बना हुआ रहता है ना, ऐसे करके बना हुआ रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, जो ये से यहाँ तक लेकर पार्ट आता है गुजरात का, ये वाला पार्ट, ये सब क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और इसी में जो तप्त स्थल एक यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर। अब देखिए पश्चिम बंगाल की वाला क्षेत्र, ये इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय, यानी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो इलाका ये सब कहा रहता है पूर्वी हिमालय, क्योंकि ये हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? तप्त स्थल, यानी जैव विविधता का क्षेत्र। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अगस्त्यमलाई पर्वत तप्त स्थल जैव विविधता के किस तप्त स्थल में आता है? दोस्तों वर्ड को ध्यान से पढ़िए। अगस्त्यमलाई पर्वत तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट जैव विविधता, यानी जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट के किस हॉट स्पॉट में आता है? ए है यानी अ है पश्चिमी घाट तप्त स्थल, ब है पूर्वी घाट तप्त स्थल, स है उत्तरी भाग तप्त स्थल और द है दक्षिणी भाग तप्त स्थल। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, पूर्वी घाट में कोई हॉट स्पॉट है ही नहीं। ठीक है ना, बहुत छोटा मोटा है, बहुत कम है सर। और देखिए क्या है? पश्चिमी घाट तप्त स्थल, तो पश्चिमी घाट तो है,
उत्तरी भाग तप्त स्थल, वहाँ पर दोस्तों उत्तरी भाग में हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से वहाँ पर जब गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ढेर प्रकार के मतलब विविध प्रकार के वनस्पतियाँ नहीं जाएंगी, वनस्पतियाँ नहीं आएंगी तो फिर वहाँ पर जीव जंतु नहीं जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जैव विविधता नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। दक्षिणी भाग पर तप्त स्थल पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, अगस्त्यमलाई पर्वत, तो ये कहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट में। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। पश्चिमी घाट तप्त स्थल का विस्तार देश के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा में पाया जाता है। यह देश के कुल भूभाग का 5% क्षेत्र है, किंतु यहाँ देश की लगभग 25% पादप प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ जैव विविधता की दृष्टि से 2 केंद्र उल्लेखनीय हैं। तो 2 केंद्र कौन से उल्लेखनीय दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला ए है अमामम बलम रिजर्व और दूसरा है अगस्त्यमलाई पर्वत। ये क्या है, जैव विविधता के क्षेत्र हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। किस महान सम्राट ने वन्य जीवों का शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद से अशोक का हृदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने ढेर सारे वृक्षों को लगवाया, बागवानी, किसानी मतलब बागवानी लगाया और जगह जगह पे कुएं खुदवाए। और उन्होंने क्या किया था, वन्य जीव मतलब शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवों पर शिकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी अशोक ने। ठीक है। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या क्या है इसका, ध्यान दिएगा। महान सम्राट अशोक ने वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लेख उनके शिलालेखों में पाया जाता है। बाद के शासनकाल में प्राकृतिक संरक्षण पर पर्याप्त जोर दिया गया। ठीक है। हमारी संस्कृति में वृक्ष महिमा के साथ साथ अहिंसा परमो धर्म के मूल मंत्र द्वारा जीवों के रक्षा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्या किया कि किसी भी जीव पर प्रतिबंध मतलब शिकार करना प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रकृति के संरक्षण पर यानी पेड़ पौधों के संरक्षण पर जोर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी संस्कृति में वृक्ष महिमा के साथ साथ यानी वृक्षों के साथ साथ अहिंसा परमो धर्म यानी किसी पे हिंसा न करना भी हमारा एक धर्म है, जिससे जीवों की रक्षा की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया गया। इससे क्या होता है कि समाज में जीवों की रक्षा की ओर हमारा समाज में ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 5वां प्रश्न है, भारत में अब तक कुल कितने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों अब तक भारत में कुल कितने हो जाएंगे, अ 12, ब 16, स 18 और द 20 यानी 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में अब तक 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वह निम्न है: नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरोक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, पन्ना, अचनकमर, अमरकंटक, शेषाचलम, लामदफा, यहाँ नाम दफा होना चाहिए, उत्तराखंड, थार का रेगिस्तान, कान्हा, काजीरंगा, उत्तर अंडमान आदि। इन 18 आरक्षित जैवमंडल में से 9 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। देखते हैं छठे प्रश्न को। निम्न में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है, नहीं की है। तो दोस्तों इसमें अब ध्यान देना है कि इसमें कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिनको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान नहीं की है। तो वो क्यों कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, ए नीलगिरी, ब सुंदरबन, स सिमलीपाल, द काजीरंगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा द काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर दोस्तों, असम में है। इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं किया गया है, यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है अपने लिस्ट में। तो इसमें कौन कौन से और हो जाएंगे देखिएगा, 9 का नाम देखिए कि यहाँ पर है नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर यानी अमरकंटक को अचनकमर कहा जाता है। इन सभी 9 को क्या किया गया है, इसको क्या किया गया है, यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा छठवां प्रश्न। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। दोस्तों जब राजस्थान में ना जैवमंडल के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुल 4 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। कितने स्थानों की, 4 राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है ना। आइए उसकी व्याख्या देखते हैं और कौन कौन से हैं वो 4 राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में वन्य जीव के संरक्षण के लिए 4 राष्ट्रीय उद्यानों को 26 अभ्यारण्य, 35 निषेध क्षेत्रों तथा 5 चिड़ियाघर की स्थापना की जा चुकी है।
4 राष्ट्रीय उद्यान जिनकी स्थापना की गई है वो निम्न है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। सरिस्का वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। तो दोस्तों देख लिया आपने, ये चारों कौन से हो जाएंगे, ये राजस्थान में है जिसका कुछ दिनों पहले ही यानी कुछ साल पहले इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अ है रियो दे जेनेरियो में, ब जोहान्सबर्ग में, स अर्जेंटीना और द ब्राजील में। तो दोस्तों ये क्या है पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों पर्यावरण को लेकर पर्यावरण के लिए जो 1972 में बैठक हुई थी, तो दोस्तों उसी की बैठक के उपलक्ष्य में 20 साल बाद 1992 में रियो डे जेनेरियो में यानी ब्राज़ील में एक बैठक हुई थी जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। उसके ठीक 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में यह बैठक हुई थी 2002 में। तो इसी कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सन 1992 में ब्राज़ील देश के शहर में रियो दे जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में हुए पारस्परिक विचार विमर्श में जैव विविधता की प्रजातियों में पाई जाने वाली परिवर्तनीयता माना गया है। इस विविधता में वे सभी स्थलीय, जलीय और सागरीय परितंत्र आते हैं जो इन प्राणियों का आवास है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में सन 2002 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि वैश्विक पर्यावरण साझेदारी पर्यावरण का दोहन का नया लाभान्मुखी जरिया न बन जाए, यानी किसी भी तरीके से जैव विविधता को नष्ट न किया जाए और ऐसा नहीं उसी जैव विविधता को हम लोग लाभ को देखते हुए उसको हम लोग दोहन न करें, उसका उपयोग न करने लगें। इसके लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई गई थी। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है। ए ब्राज़ील, ब भारत, स जर्मनी, द दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर हो जाएगा अ ब्राज़ील। अब दोस्तों इसको जरा व्याख्या पढ़ते हैं फिर समझाते हैं आपको हम। विश्व में ब्राज़ील देश के सघनतम भूमध्य रेखीय वनों में जीव जंतुओं व पशु पक्षियों की सर्वाधिक जातियां पाई जाती है। ब्राज़ील के पश्चात विश्व में हमारा देश भारत जैसा भाग्यशाली देश है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के दोनों ओर तथा ध्रुवों पर सबसे कम जैव विविधता होती है। दोस्तों ध्यान दिएगा, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ के पानी को वेपराइज होता है, वाटर जब वेपराइज होगा तो क्या बनेगा, बादल बनेगा। बादल बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वर्षा होगा। जब वर्षा होगा तो यानी बारिश होगी दोस्तों। तो बारिश में आपने देखा होगा जब बारिश भी होती है, धूप भी पड़ती है तो वहाँ पे उमस होता है तो जो अंकुर होते हैं बीज के वो फूटते हैं तो पौधे निकलते हैं। यानी जहाँ पर जितना अधिक गर्मी होती है वहाँ उतना अधिक वर्षा होती है। वर्षा होगी तो ढेर सारे वेराइटी किस्म के क्या होते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे। इससे ये पता चलता है कि जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी कहा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जितने भी देश हैं वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। और भूमध्य रेखा पर मतलब भूमध्य रेखा तो पाई जाएंगे, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर यहाँ पर जैव विविधता क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन है ही नहीं। कैसे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही जमा रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पर बारिश होगी नहीं, वर्षा होगी नहीं, गर्मी भी नहीं होगी, तो उससे अंकुरण होगा नहीं तो वृक्ष निकलते नहीं हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जैव विविधता के मामले में हमारा देश भारत है। ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। दोस्तों 10वां प्रश्न ये है कि जिसमें अधिकतम जैव विविधता मिलती है वह कौन है इनमें से। अ है नम प्रदेश, तो खाली नम प्रदेश है तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ब है प्रवाल भित्तियाँ, स है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, द है उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब दोस्तों इसमें ध्यान देना है, हम लोग ये कहते हैं जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों इसमें एक दिया है प्रवाल भित्तियाँ। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर ऐसे प्रश्न दे तो सबसे उसका आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियाँ। क्यों दोस्तों बताते हैं हम। दोस्तों प्रवाल भित्तियाँ वहीं पाई जाती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है वहाँ पर सबसे अधिक वृक्ष उगते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए अनुकूल होता है, वृक्षों के लिए अनुकूल होता है, वहाँ पर फटाफट वो उगते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो जब वो उगेंगे तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, सबसे अधिक वृक्ष पाए जाएंगे, सबसे अधिक जीव जंतु पाए जाएंगे, तो वहाँ जैव विविधता अधिक हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियाँ। आइए व्याख्या देखते हैं जरा इसका। विश्व में अधिकतम जैव विविधता प्रवाल भित्ति, नम प्रदेश, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र तथा उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्याप्त होती है। प्रवाल भित्ति के क्षेत्र की जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है। महासागरीय तलीय क्षेत्र की 1% प्रवाल क्षेत्रों में
महासागरीय 25% जीवों को संरक्षण प्राप्त होता है। सोचिए, यानी जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो हमेशा समुद्र किनारे पाई जाएंगी। समुद्र किनारे पाई जाएंगी तो वहाँ पे तो स्थलीय तो जीव जंतु रहेंगे और मान जलीय जीव जंतु भी रहेंगे। अब कहाँ कितना रहेंगे महासागरीय जीव? 25% रहेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अधिक जो पाई जाएंगी जैव विविधता वो कहाँ पाई जाएंगी? वो पाए जाएंगे प्रवाल भित्तियों वाले प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का हमारा 10 प्रश्न, और इसी तरीके से हम जैव विविधता और पर्यावरण संबंधित सभी प्रश्न लेते आए रहेंगे। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।